आज तक हमने काफी क्राइम स्टोरी आपके सामने लाए हैं, जहां पर हमने देखा कि क्रिमिनल कितना शातिर होता है और उसके बावजूद भी वो पकड़ा जाता है। वैसे ही आज की कहानी एक चोर की है। ये इतना शातिर था कि उसको पकड़ना नामुमकिन था। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो चोर असल में एक साधारण काम करने वाला इतना बड़ा कुछ कर सकता है। सोमवार 11 अप्रैल 1981 को शिकागो के एक बैंक में अटेंडेंट ने बैंक का वॉल्ट खोला और सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आई और उसने अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने का अनुरोध किया। अटेंडेंट उसे वॉल्ट के पास ले गया, लेकिन जब दोनों ने बॉक्स में चाबी लगाई तो अचानक लॉक का सिलेंडर बॉक्स के अंदर गिर गया। जल्द ही उन्हें पता चला कि वहाँ 74 बॉक्स टूटे हुए थे। हालांकि कहीं भी कोई छेद या सुराग नजर नहीं आया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। चोरों ने वॉल्ट में प्रवेश कैसे किया, यही हम आज की इस कहानी में जानने वाले हैं। तो आइए आज हम एक शातिर चोर की पूरी कहानी को जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी शिकागो के एक छोटे से कस्बे बैरिंगटन की है। इस कस्बे में केवल एक बैंक था, जो कि फेडरल बैंक की एक शाखा थी, फर्स्ट नेशनल बैंक। उस समय बैंक के वॉल्ट को एक टाइम लॉक पर सेट किया जाता था, जिसका मतलब ये था कि बैंकर्स को वॉल्ट को कितने समय के लिए लॉक रखना है, इसका समय तय करना पड़ता था। एक बार जब दरवाजा लॉक हो जाता था तो वो तय समय से पहले कोई भी, चाहे उसके पास चाबी हो या ना हो, उसे खोल नहीं सकता। शनिवार के दिन बैंक केवल आधे समय के लिए काम करता था, जिसका मतलब था कि सुबह का समय खत्म होने के बाद वॉल्ट को सोमवार सुबह तक के लिए लॉक कर दिया जाता था। शनिवार 11 अप्रैल 1981 को वॉल्ट का चार्ज संभालने वाले अटेंडेंट ने दरवाजा लॉक कर दिया और उसे सोमवार सुबह खोलने के लिए सेट कर दिया। सप्ताह के बाद बैंकर्स ने सोमवार सुबह 13 अप्रैल 1981 को सामान्य रूप से काम शुरू किया। वॉल्ट को खोलने के लिए अटेंडेंट ने पिन डाला और वॉल्ट को अनलॉक कर दिया। वॉल्ट में कई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स थे, जिनमें लोग अपनी कीमती वस्तुएं रखते थे। हर सेफ्टी बॉक्स में 2 चाबियां होती थी, एक अटेंडेंट के पास और दूसरी बॉक्स के मालिक के पास। दोनों चाबियों के बिना बॉक्स नहीं खुल सकता था। सोमवार सुबह सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक ग्राहक आई जिसने अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने का अनुरोध किया। अटेंडेंट ने उसे वॉल्ट के पास ले जाकर बॉक्स खोला। जैसे ही दोनों ने अपनी चाबियां लगाई, लॉक का सिलेंडर अंदर गिर गया। बॉक्स खोलने पर पता चला कि वो लूट लिया गया था। अटेंडेंट ने बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की भी जांच की और पाया कि 74 बॉक्स टूटे और लूटे गए थे। वॉल्ट में कोई लूटपाट के निशान नहीं थे। टूटे हुए लोग भी वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन छूते ही गिर जाते थे। ऐसा लग रहा था कि चोरों ने चोरी को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, ताकि बैंकर्स को तुरंत पता न चले। बैंक प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया, क्योंकि ये एक फेडरल बैंक था। FBI ने भी जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने पाया कि चोरों ने 1 मिलियन से अधिक की संपत्ति चुरा ली थी। अपराध स्थल ने अधिकारियों को हैरान कर दिया। वो सोच में पड़ गए कि चोर अंदर कैसे पहुंचे होंगे। वहाँ कोई छेद या सुराग नहीं था और वॉल्ट का दरवाजा भी बिना किसी नुकसान के लॉक था। अधिकारियों को वहाँ एक पुरानी अलार्म घड़ी, ताले तोड़ने के औजार जैसे हथौड़ी और प्लास और एक बोतल में पेशाब मिली। काफी कोशिशों के बावजूद जांचकर्ताओं को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे उन्हें इस मामले को सुलझाने में मदद मिल सके। स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे परफेक्ट क्राइम कहकर बयां किया। अजीब बात ये थी कि इस परफेक्ट क्राइम को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया था। वो एक हेयर ड्रेसर था और उसका नाम विलियम स्मार्टो था और वो सच में काफी चतुर था। वो एक सीरियल बैंक चोर था और उसने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी और सबसे सफल चोरी थी। वो महिलाओं के सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करता था। हालांकि ये काम फायदेमंद था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति और भी अधिक पैसे पाने की ख्वाहिश रखता था। विलियम स्मार्टो एक बड़ा चैलेंज चाहता था और जोखिम उठाने के लिए तैयार था। उसने ये चोरी लगभग अकेले ही अंजाम दी। हालांकि उसके छोटे भाई विंसेंट ने भी थोड़ी मदद की। दोनों भाई संभावित टारगेट ढूंढने में साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उन बैंकों को निशाना बनाया जो अमीर इलाकों में स्थित थे, क्योंकि वहां के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में कीमती चीजें मिलने की संभावना अधिक थी।
जब उन्होंने बैरिंगटन में उस बैंक को खोजा तो उन्हें लगा कि यही वो सही जगह है जिसे वो ढूंढ रहे थे। दोनों भाइयों ने बैंक में प्रवेश किया और बैंक के वॉल्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले अटेंडेंट से बातचीत शुरू की। स्मार्टो आकर्षक और बातचीत में माहिर था, जिससे वो किसी को भी धोखा दे सकता था। उन्होंने एक नकली नाम से एक बॉक्स किराए पर लिया और वो दोनों बैंक में बार बार जाते थे। उन्होंने अटेंडेंट के साथ बातें करते हुए उसके साथ दोस्ती करना शुरू कर दी ताकि वो उनसे परिचित हो सके। इसी दौरान वो उसकी गतिविधियों और आदतों पर नजर रख रहे थे, जैसे कि वो कब ब्रेक लेती है और उसका व्यवहार कैसा है। कह सकते हैं कि उन्होंने बैंक में तकनीकी कमजोरियों से ज्यादा इंसानी कमजोरियों पर ध्यान दिया। ये उन तरीकों में से एक है जिसका इस्तेमाल चोर और हैकर्स करते हैं, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है उन तकनीकों का उपयोग करना जिससे लक्षित व्यक्ति को किसी विशेष जानकारी देने या कोई विशेष काम करने के लिए मना लिया जा सके, भले ही उसका उद्देश्य अनुचित हो। जैसे कि पहले बताया गया, स्मार्टो और उसका भाई अक्सर साथ में बैंक जाया करते थे। जब वॉल्ट खुलता था तो उसका दरवाजा खुला रहता था। जब सेफ्टी बॉक्स का मालिक आता तो अटेंडेंट उसकी पहचान की जांच करती और उसके साथ जाकर उसका बॉक्स खोलती और फिर उसे प्राइवेट टाइम देने के लिए वॉल्ट से बाहर चली जाती। इस दौरान स्मार्टो का भाई विंसेंट अटेंडेंट से बातें करता और स्मार्टो वॉल्ट के अंदर रहकर उसकी जांच करता, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का निरीक्षण करता और समझता कि वो कौन कौन सी चीजें अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने खोजी वो ये थी कि अटेंडेंट पहचान सिर्फ प्रवेश के समय ही जांचती थी, लेकिन बाहर जाते समय क्लाइंट बिना किसी जांच के सामान्य रूप से बैंक छोड़ देता था। अब स्मार्टो को अपने औजार वॉल्ट में ले जाने की जरूरत थी और सबसे अच्छी जगह थी कि उसका खुद का सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स। उसने अपने औजार एक बैग में रखकर लाने शुरू किए और अटेंडेंट उसे उसके बॉक्स तक ले जाती है। वहाँ उसे अकेला छोड़ देती है ताकि उसे प्राइवेसी मिल सके। स्मार्टो ने अपने औजार अपने बॉक्स में रखना शुरू किया। बेशक उसने सारे औजार एक साथ नहीं लाए, बल्कि एक एक करके लाए ताकि किसी को शक न हो। उसका बॉक्स औजारों से भर चुका था और अभी भी उसे कुछ बड़े औजार लाने थे, जिनमें से कुछ इतने बड़े थे कि वो बॉक्स में फिट नहीं हो सकते थे, भले ही बॉक्स खाली होता। उसे बैंक अटेंडेंट से ये कहने का विचार आया कि वो एक पुरानी वस्तुओं और पेंटिंग्स का डीलर है ताकि वो बड़े बैग ला सके। हालांकि उसे अभी भी बड़ी चीजों को रखने के लिए जगह चाहिए थी। उसने देखा कि वॉल्ट में एक टूटी छत थी, तो उसने उसके ऊपर की जगह का उपयोग अपने सामान रखने के लिए किया। उसने अपने औजार, लाइट्स, खाना और ऑपरेशन के दौरान आवश्यक अन्य सभी चीजें बाहर रख दी। अब स्मार्टो को अलार्म सिस्टम को संभलना था, लेकिन अलार्म सिर्फ एक साउंड सेंसर था। इसका काम बस इतना था कि अगर कोई वॉल्ट की दीवारों या फर्श में सुराख करने की कोशिश करे तो अलार्म बज जाए। हालांकि स्मार्टो का इरादा दीवारों, फर्श या छत से वॉल्ट में घुसने का नहीं था, फिर भी उसे अलार्म सिस्टम को नष्ट करना था ताकि वो सेफ बॉक्स के लॉक तोड़ सके। सौभाग्य से अलार्म सिस्टम बहुत जटिल नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इतना अनुभवी था कि उसने अलार्म को निष्क्रिय कर दिया। उसे केवल साउंड एक्यूमुलेटर को नुकसान पहुंचाना था ताकि अलार्म बेकार हो जाए। स्मार्टो को अभी भी इस बात का डर था कि वॉल्ट में कहीं और छुपे हुए अलार्म ना हो। इसका परीक्षण करने के लिए उसने एक अलार्म घड़ी को छत पर रखा और उसे बैंक के बंद होने के बाद रात में बजने के लिए सेट किया। अगर वहाँ अन्य साउंड सेंसर होते तो घड़ी के बजते ही वो काम कर जाते और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती। स्मार्टो ने ये देखने के लिए बैंक की निगरानी की कि कहीं पुलिस आती है या नहीं। वास्तव में पुलिस बैंक की जांच करने आई और जब उन्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला तो वो वापस लौट गए। उस समय स्मार्टो को एहसास हुआ कि वॉल्ट में अन्य अलार्म भी थे। अगले कुछ दिनों में उसने उन बच्चे अलार्म्स को ढूंढा और सभी को निष्क्रिय करने में सफल रहा। फिर उसने दूसरी बार वही परीक्षण किया। उसने अलार्म घड़ी को छत पर रखा और उसे रात में बजने के लिए सेट किया और बैंक से बाहर निकल गया। इस बार पुलिस नहीं आई, जिससे वो आश्वस्त हो गया कि सभी अलार्म्स बंद हो चुके थे। शनिवार 11 अप्रैल 1981 को स्मार्टो हमेशा की तरह बैंक गया, वॉल्ट अटेंडेंट से बात की और उसके साथ वॉल्ट में गया। अटेंडेंट ने उसके साथ उसकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोली और उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर चली गई, जबकि उसका भाई जो वही था
अटेंडेंट को बातों में उलझाए हुए था। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उससे छेड़छाड़ भी कर रहा था। उसी समय स्मार्टो, जो वॉल्ट के अंदर था, गायब हो गया। यहीं पर उसकी असली चालाकी सामने आई। स्मार्टो ने यह बैंक यूं ही नहीं चुना था। उन्होंने खास तौर पर बैरिंगटन बैंक को इसलिए चुना क्योंकि वहां 2 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की पंक्तियां मिलकर एक कोना बनाती थी, जिससे एक डेड स्पॉट बनता था। जबकि अटेंडेंट ने उसे वॉल्ट में अकेला छोड़ा तो स्मार्टो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की एक पंक्ति पर चढ़ गया और उस कोने में छिप गया, जबकि अटेंडेंट उसके भाई विंसेंट के साथ व्यस्त थी, जो उसे बातों में लगाए रखे था। जैसे कि पहले ही बताया गया है, ग्राहकों की पहचान केवल एंट्री के समय ही चेक की जाती थी, इसलिए अटेंडेंट ने स्मार्टो की ओर ध्यान नहीं दिया, जो अभी भी वॉल्ट में ही था। दिन के अंत में उसने वॉल्ट को बंद कर दिया, टाइम लॉक सेट किया और अपने वीकेंड की छुट्टी पर चली गई। स्मार्टो ये सुनिश्चित करने के बाद कि काम खत्म हो चुका है और सभी लोग बैंक से जा चुके हैं, कोने से बाहर आया, अपनी टॉर्च ऑन की और उसने वो सभी उपकरण निकाले जो उसे चाहिए थे। अब ताले तोड़ने का समय आ गया था। ये एक बहुत ही संवेदनशील कदम था। वो अपने साथ ऐसे विशेष बोल्ट लाया था जो सिलेंडर लॉक के व्यास के अनुरूप काटे गए थे, ताकि धक्का ठीक से लगे और बॉक्स को नुकसान ना पहुंचे। वो चाहता था कि सब कुछ सामान्य दिखे। इस तरह स्मार्टो ने सिलेंडर लॉक को बिना उनकी आकृति को क्षतिग्रस्त किए तोड़ा, पैसे और सभी कीमती चीजें निकाल ली। इस प्रक्रिया में काफी मेहनत लग रही थी। अंधेरे में दर्जनों ताले तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए स्मार्टो बीच बीच में रुकता था, खाना खाता था और पानी पीता था, ताकि उसे काम जारी रखने के लिए ऊर्जा मिल सके। ये तथ्य कि अगला दिन रविवार था, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उसने ताले तोड़ने के काम को आराम से किया। स्मार्टो खुद को रॉबिन हुड मानता था। वो अमीरों से चुरा कर गरीबों की मदद करना चाहता था। सेफ्टी बॉक्स की सामग्री को देखकर वो जान सकता था कि कौन गरीब और कौन कर्ज में था, क्योंकि कुछ लोग वहां अपने दस्तावेज रखते थे। इसलिए उसने अमीरों के बॉक्स से कुछ कीमती चीजें निकाली और उन्हें उन लोगों के बॉक्स में रख दिया जिन्हें वो गरीब मानता था। स्मार्टो ने उस जगह से गिरी सभी चीजों को साफ कर दिया ताकि किसी को कुछ भी गड़बड़ ना लगे। उसने सभी बॉक्स और लॉक सिलेंडर वापस लगा दिए। उसने कई बार चेक किया ताकि सब कुछ सामान्य लगे। अगर कोई वॉल्ट में जाता तो उसे सब कुछ ठीक ठाक नजर आता। बॉक्स और लॉक अपनी जगह पर थे और कुछ भी टूटा या खराब नहीं था। लेकिन अगर वो बॉक्स खोलने की कोशिश करता तो लॉक सिलेंडर तुरंत गिर जाता। स्मार्टो हर बात के लिए तैयार था। उसने अपने उपकरणों को फॉल्स सीलिंग के ऊपर रखा, लूट को बैग्स में भरा और फिर उस छोटे से कोने में छिपने के लिए वापस चला गया। सोमवार की सुबह 13 अप्रैल 1981 को बैंक खुला और अटेंडेंट ने हमेशा की तरह वॉल्ट को अनलॉक किया। वो अंदर आई और सब कुछ सामान्य दिख रहा था और कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। फिर वो एक मजदूर के रूप में छुपा हुआ बाहर निकला, क्योंकि उस समय बैंक में निर्माण का काम चल रहा था। उस समय स्मार्टो ने एक छोटे से शीशे का उपयोग करके कमरे पर नजर रखी। उसने इंतजार किया जब तक अटेंडेंट वॉल्ट से बाहर नहीं चली गई। उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया और बिना किसी के नजर में आए लूट के बैग लेकर बैंक से बाहर चला गया। बैंक के बाहर स्मार्टो का भाई विंसेंट कार में उसका इंतजार कर रहा था। स्मार्टो बैंक से बाहर आया और लूट के बैग कार के ट्रंक में रख दिए। लूट का सामान बहुत ज्यादा था और उसे एक बार में नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए स्मार्टो दोबारा बैंक के वॉल्ट में गया, बाकी के बैग उठाए और बिना किसी के नजर में आए बाहर निकल गया। ये कहा जा सकता है कि ये इतिहास की सबसे चालाक और दुस्साहसी बैंक डकैतियों में से एक थी। FBI के जांचकर्ताओं ने वॉल्ट का मुआयना किया। उन्होंने हर कोने की तस्वीर खींची और उंगलियों के निशान निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें किसी तरह की कोई कड़ी नहीं मिल पाई जिससे वो जांच को आगे बढ़ा सके। एक चीज जिसने उन्हें उलझा दिया वो अलार्म क्लॉक थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वॉल्ट में ऐसा घड़ी क्यों रखा गया था। जब उन्होंने ध्वनि सेंसर की जांच की और पाया कि वो सब निष्क्रिय कर दिए गए हैं, तो उन्हें इसका कारण समझ में आया। सभी संभावित सबूत इकट्ठा करने के बाद FBI के जांचकर्ताओं को पूरा यकीन हो गया कि इस डकैती की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी, जिसका मतलब था कि चोरों ने एक सेफ्टी बॉक्स किराए पर लिया था। उन्होंने बॉक्स मालिकों की सूची की जांच की और पाया कि सूची में मौजूद सभी लोग वास्तविक हैं, सिवाय 2 के।
जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यही लोग संभवतः चोर है। हालांकि एफबीआई ने बैंक कर्मचारियों से उनकी पहचान ली, लेकिन वो कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाए। अंत ये एक खुला मामला और लंबे समय तक अनसुलझी रह गई। 1 साल बीत गया और कोई नई जानकारी नहीं मिली। लेकिन उसके 1 साल बाद एक और घटना हुई, लेकिन एक अलग शहर और एक अलग बैंक में, परंतु ये भी शिकागो में ही था। उस बैंक के एक ग्राहक ने बाथरूम में प्रवेश किया और अचानक से उसके सिर पर फॉल्स सीलिंग का एक टुकड़ा गिर पड़ा। उस ग्राहक ने ऊपर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि सीलिंग के ऊपर कुछ हिल रहा है। उसने बैंक सुरक्षा को सूचना दी और सुरक्षा कर्मी एक सीढ़ी लेकर पहुंचे। उन्होंने ऊपर चढ़कर टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां ऊपर कुछ तो चमक रहा है। वो घबरा गए और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने व्यक्ति को नीचे आने का आदेश दिया। वो विलियम स्मार्टो था। वो बाथरूम के ऊपर की फॉल्स सीलिंग के अंदर छिपा था, जो बैंक के वॉल्ट के पास था और जो उसकी अगली चोरी का टारगेट था। पुलिस ने फॉल्स सीलिंग की जगह का मुआयना किया और वहां से वो उपकरण बरामद किए जो बैरिंगटन बैंक की डकैती में इस्तेमाल किए गए थे। स्मार्टो की जांच में ये सामने आया कि वो केवल एक हेयर ड्रेसर ही था। एफबीआई ने उन सभी डकैतियों की जांच की जो इस डकैती से मिलती जुलती हो सकती थी और पाया कि करीब 1.5 महीने पहले शिकागो के एक और शहर में एक और चोरी की कोशिश हुई थी। उस डकैती की रिपोर्ट में बताया गया कि एक व्यक्ति मजदूर के वेश में बैंक वॉल्ट की दीवार में ड्रिल कर रहा था। तभी एक सफाई कर्मी ने उसे रोकते हुए पूछा कि वो क्या कर रहा है। स्मार्टो ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब मैं काम खत्म कर लूं तो इसे साफ कर देना। सफाई कर्मी को उस पर विश्वास हो गया। इसके बाद स्मार्टो अपने उपकरण लेकर तुरंत गायब हो गया। इससे स्मार्टो की आत्मविश्वासी और निडरता दिखाई देती है। उसने $1 मिलियन से अधिक की चोरी की, लेकिन फिर से चोरी करने की कोशिश क्यों की? क्या वो लालची था? जब उससे पूछा गया कि उसने इतने सारे बैंकों में चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि उसे चुनौती और रोमांच पसंद है, जैसे कि वो कोई खेल खेल रहा हो। ये उसकी अलग सोच और खासियत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए उसने गरीब लोगों के बॉक्स में मूल्यवान चीजें रखी जिन्हें वो अमीर मानता था। स्मार्टो का व्यक्तित्व बाकी चोरों से बिल्कुल अलग था। जिस बैंक में वो दीवार में ड्रिल कर रहा था, वहां पुलिस को एक अलार्म क्लॉक मिला जो फॉल्स सीलिंग के ऊपर था और सफाई कर्मी ने पुष्टि की कि वही आदमी दीवार में ड्रिल कर रहा था। स्मार्टो पर पहले डकैती का आरोप लगाया गया, हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन अलार्म क्लॉक, उपकरण, फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल और तरीका सब कुछ मिलता जुलता था। स्मार्टो की सूझबूझ और चतुराई वाली चोरी उसे किसी अन्य चोर से अलग बनाती थी, लेकिन यही उसकी पहचान बन गई और उस पर ही भारी पड़ी। स्मार्टो लगातार ये इनकार करता रहा कि उसका पहले वाली डकैती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यायाधीश ने उसे दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुना दी। हालांकि न्यायाधीश ने उसे बताया कि उसकी सजा को कम किया जा सकता है अगर वो चोरी किए गए सामान को वापस कर देता है। उस समय भी स्मार्टो लगातार ये दावा कर रहा था कि वो निर्दोष है, लेकिन जब उसे 20 साल की सजा सुनाई गई तो उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। स्मार्टो ने अपनी लूट को एक बैग में रखा था जो संभवतः पानी के नीचे था, शायद किसी झील या नदी में, क्योंकि जब वकील वो बैग अदालत में लाया तो वो गीला था और उससे बहुत खराब बदबू आ रही थी। जब बैग खोला गया तो उसमें बैरिंगटन बैंक से चोरी किए गए ज्यादातर पैसे और गहने मिले। स्मार्टो ने लूट का सामान वापस कर दिया और न्यायाधीश ने अपना वादा निभाया। उसकी सजा 20 साल से घटाकर 8 साल कर दी गई, लेकिन इसके साथ एक शर्त जोड़ी गई। स्मार्टो को एफबीआई को ये बताना था कि उसने अपने ऑपरेशंस कैसे किए और सारी जानकारी साझा करनी थी। उसने उन्हें फॉल्स सीलिंग के बारे में, कोने में खाली जगह और बाकी सभी जानकारियों के बारे में बताया। स्मार्टो की इस स्वीकारोक्ति ने सचमुच सभी अमेरिकी बैंकों की सुरक्षा प्रणाली को बदल कर रख दिया। बैंक वॉल्ट में फॉल्स सीलिंग का उपयोग बंद कर दिया गया और सभी बंद कोनों को खत्म कर दिया गया। ये सचमुच अमेरिकी इतिहास की सबसे अनोखी डकैतियों में से एक थी। हमारे वीडियो का अंत हो गया है। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करें आपको ये शातिर चोर की कहानी कैसे लगी।